नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां अपराधियों ने राजधानी के सबसे पॉश इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बदमाशों ने बिहार सरकार के मंत्री और हाई कोर्ट के जज के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके में गुरुवार सुबह अपराधियों ने बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास के ठीक नजदीक एक युवक को लूटपाट के दौरान गोली मार दी गई। यह वारदात उस इलाके में हुई है जहां कई मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के आवास स्थित हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह वारदात इस लिहाज से बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई है। घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पुलिस की मौजूदगी और गश्त पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने वर्ष 2018 के भड़काऊ भाषण मामले में अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने 15 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत कोई ठोस आधार नहीं पाया गया, जिसके चलते संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को निरस्त कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने 15 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत कोई ठोस आधार नहीं पाया गया, जिसके चलते संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को निरस्त कर दिया गया। यह मामला 9 मार्च 2018 को अररिया जिले के नरपतगंज थाना कांड संख्या 129/2018 से जुड़ा है। आरोप था कि नित्यानंद राय ने नरपतगंज हाई स्कूल में एक चुनावी सभा के दौरान ऐसा भाषण दिया जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला और आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। अंचलाधिकारी सीओ की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नित्यानंद राय ने एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के बारे में कहा था कि यदि वे जीत जाते हैं तो अररिया आईएसआईएस का अड्डा बन जाएगा। इस टिप्पणी को नफरत फैलाने वाला भाषण करार देते हुए केस दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट में दलील दी कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और पूरी प्राथमिकी मनगढ़ंत और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा, भाषण में किसी धर्म, जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया है। आईएसआईएस एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है और उस संदर्भ में दिए गए बयान को देशद्रोह या सांप्रदायिकता से जोड़ना अनुचित है। प्राथमिकी प्रभावित प्रत्याशी द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी सीओ द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह भी स्पष्ट किया गया कि भाषण में कोई ऐसा संकेत नहीं था जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए यह पाया कि आरोप पत्र और संज्ञान आदेश में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक तत्व नहीं पाया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल राजनीतिक मतभेदों के आधार पर आपराधिक मामला चलाना न्यायसंगत नहीं है। यह फैसला उस वक्त आया है जब बिहार की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। नित्यानंद राय भाजपा के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं और पार्टी के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां उन्हें कानूनी राहत मिली है, वहीं भाजपा को भी एक राजनीतिक बढ़त मिल सकती है।
बिहार जिला पार्षद संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को राजधानी पटना में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर ने की। इस बैठक में राज्य भर से आए सैकड़ों जिला पार्षदों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं व सुझावों को साझा किया। बैठक में पुतला दहन के अलावा कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए, जो जिला पार्षदों की कार्यदशा, अधिकारों और हितों से जुड़े हैं। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिला पार्षदों के मानदेय में वृद्धि को लेकर था। वर्तमान में जिला पार्षदों को प्रतिमाह मात्र 3,750 रुपये का मानदेय मिलता है, जबकि पंचायत स्तर के प्रतिनिधि यानी मुखिया को 7,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि उनका कार्यक्षेत्र मुखिया से कहीं बड़ा होता है। एक जिला पार्षद के क्षेत्र में 7 से 9 पंचायतें आती हैं, जबकि मुखिया केवल एक पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जिला पार्षदों ने कम से कम 20,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग की है। संघ ने इस असमानता को न केवल अनुचित बल्कि जिला प्रतिनिधियों के कार्य के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षा करार दिया। पूर्व में भी मुखिया का मानदेय लगभग 2,500 से 5,000 रुपये और फिर 7,500 रुपये किया गया, जबकि जिला परिषद सदस्यों का मानदेय केवल 3,750 रुपये तक ही पहुंच पाया है। बैठक में पारित दूसरे अहम प्रस्ताव में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जिला परिषद की भूमिका को लेकर चिंता जताई गई। पार्षदों का आरोप है कि राज्य में पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना कर मनरेगा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। कई जिलों में बिना जिला परिषद की अनुमोदन के ही मनरेगा की राशि खर्च की जा रही है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि इन अनियमितताओं पर तुरंत रोक नहीं लगी तो जिला पार्षद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अन्य प्रस्ताव में जिला योजना समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित कराना, जिला परिषद कार्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार, कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा जिला पार्षदों की उपेक्षा पर कड़ा संज्ञान, पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला परिषद को और अधिक अधिकार देना, बजट आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिला पार्षदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और मनरेगा समेत अन्य विकास योजनाओं में पार्षदों की भूमिका सुनिश्चित करना शामिल किया गया है। इस बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से आए जिला परिषद सदस्यों ने जोर देकर कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो उन्हें राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बिहार न्यूज। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा को नई गति मिलेगी। इस योजना के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2-2 टैबलेट, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल इस पहल का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी, शिक्षकों को पढ़ाने के आधुनिक उपकरण मिलेंगे और ऑनलाइन कंटेंट, ई-लर्निंग ऐप्स और डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच आसान हो सकेगी। इस योजना को लागू करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कमर कस ली है। परिषद के निदेशक मयंक वरवड़े ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों डीपीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें टैबलेट की आपूर्ति पहले जिला स्तर पर की जाएगी। सभी टैबलेट का पूरा रिकॉर्ड जिला स्तर पर संधारित रखरखाव किया जाएगा। टैबलेट का वितरण प्रखंडवार किया जाएगा। यह वितरण प्रखंड शिक्षा कार्यालय या प्रखंड संसाधन केंद्रों के माध्यम से होगा। डिलीवरी चालान की एक प्रति राज्य कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। वहीं विद्यालयों को टैबलेट मिलने के बाद उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में टैबलेट के तकनीकी संचालन की जानकारी, ई कंटेंट का उपयोग,
विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लर्निंग सामग्री तैयार करना, इंटरनेट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में सरकार स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी सक्रिय रूप से लागू करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार सरकार की यह योजना सिर्फ उपकरण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा में दीर्घकालिक डिजिटल बदलाव की शुरुआत है। यदि इसे सही दिशा में लागू किया गया तो यह राज्य के लाखों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के स्तर और पहुंच में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बिहार पॉलिटिक्स। राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके में फायरिंग की वारदात के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने एक्स और अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा, आज मेरे आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। बता दें कि पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने आज ही पदभार ग्रहण किया है। उनके पदभार ग्रहण करने से पहले अपराधियों ने वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके में गुरुवार सुबह अपराधियों ने बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास के ठीक नजदीक एक युवक को लूटपाट के दौरान गोली मार दी गई। यह वारदात उस इलाके में हुई है जहां कई मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के आवास स्थित हैं। घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर तेजस्वी यादव का भी सरकारी आवास है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह वारदात इस लिहाज से बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई है। बिहार न्यूज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं और हर दिन सौगातों की बौछार कर रहे हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात से बिहार पुलिस अब और भी सशक्त हो जाएगी और कांड के अनुसंधान से लेकर अपराधियों के धरपकड़ में मदद मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीएम आवास एक अणे मार्ग से पुलिस के उपयोग हेतु 520 चार पहिया एवं 98 दो पहिया वाहनों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्यक्षमता तथा दक्षता और बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में और सहूलियत होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। इनके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0S0 सिद्धार्थ, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, अपर पुलिस महानिदेशक स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रोविजनिंग अजिताभ कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पुलिस महानिदेशक
पटना रेंज गरिमा मलिक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। INDV सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम 20 जून 2025 से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज शुरू करने जा रही है। यह सीरीज न केवल 2025 से 27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत भी है। हालांकि यह सही है कि इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। इस दौरे पर भारतीय टीम की कुछ कमजोरियां ऐसी हैं जो उनकी जीत की राह में बाधा बन सकती हैं। ऐसे में शुभमन गिल का इस सीरीज को जीतकर इतिहास रचने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। तो जानते हैं उन 5 प्रमुख कमजोरियों के बारे में और उनके समाधान पर भी एक बार नजर डालते हैं। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियार हैं। उनकी तेजी, स्विंग और सटीकता किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकती है। लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले ही संकेत दे दिया है कि बुमराह शायद सभी 5 टेस्ट नहीं खेलेंगे। खुद बुमराह ने भी पुष्टि की है कि वह केवल 3 टेस्ट में ही हिस्सा लेंगे। ऐसे में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर ये गेंदबाज बुमराह की गैर मौजूदगी में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए तो भारतीय टीम मुश्किल में पड़ सकती है। समाधान अन्य तेज गेंदबाजों को अभ्यास मैचों और घरेलू क्रिकेट में अधिक जिम्मेदारी दी जाए ताकि वे दबाव में प्रदर्शन करने के लिए अच्छे से तैयार हों। स्विंग गेंदबाजी इंग्लैंड की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती हैं। ड्यूक्स गेंद के साथ स्विंग और उछाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। कप्तान शुभमन गिल सहित कई भारतीय बल्लेबाज स्विंग गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं। हालांकि करुण नायर और KL राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं। समाधान बल्लेबाजों को स्विंग गेंदबाजी का सामना करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं। इंग्लैंड की परिस्थितियों को अनुकरण करने वाली पिचों पर अभ्यास करना काफी फायदेमंद होगा। शुभमन गिल, नए कप्तान शुभमन गिल बेहद प्रतिभाशाली हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन विदेशी पिचों पर उनका टेस्ट औसत केवल 35 का है। खासकर स्विंग गेंदों के खिलाफ उनकी तकनीक में सुधार की जरूरत है। गिल को 2018 वाले विराट कोहली की तरह प्रदर्शन करना होगा, जिन्होंने इंग्लैंड में 593 रन बनाकर अपनी काबिलियत साबित की थी। समाधान गिल को मानसिक और तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए कोच गौतम गंभीर और मेंटल कंडीशनिंग कोच के साथ विशेष सत्र आयोजित किए जाएं। फील्डिंग भारतीय टीम की फील्डिंग हमेशा से चर्चा का विषय रही है। विराट कोहली की मौजूदगी में फील्डिंग में जोश और ऊर्जा दिखाई देती थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में यह देखना होगा कि युवा खिलाड़ी इस कमी को कैसे पूरा करते हैं। इंग्लैंड में ड्यूक्स गेंद तेजी से स्विंग करती है और तेज हवाओं के कारण कैच पकड़ना मुश्किल हो जाता है। खासकर स्लिप कॉर्डन में चुस्ती की जरूरत ज्यादा होगी। समाधान फील्डिंग कोच दिलीप के नेतृत्व में स्लिप कैच और हाई कैच के लिए विशेष अभ्यास सत्र आयोजित किए जाएं। युवा खिलाड़ियों को फील्डिंग में जोश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुभव की कमी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम में अनुभव की कमी साफ दिख रही है। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और नीतीश रेड्डी जैसे युवा खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनका दबाव में प्रदर्शन करना एक बड़ा सवाल है। KL राहुल और ऋषभ पंत पर अनुभवी बल्लेबाजों की भूमिका निभाने की अहम जिम्मेदारी होगी। समाधान युवा बल्लेबाजों को दबाव की स्थिति में खेलने के लिए अभ्यास मैचों में मौके दिए जाएं। अनुभवी खिलाड़ियों को मेंटर की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।